Audible? Yes. Am I audible? Yes, sir. Okay, wait 2 minutes for join to all students. लास्ट लेक्चर आप लोग प्रेजेंट थे? यस, अक्षय, अक्षय पवार, धनश्री काड़े, एकता, आप लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे बेटा? यस। क्या मैं रिपीट करूं या फिर आगे बढ़ूं? अक्षय, धनश्री, एकता। अक्षय अनम्यूट हो जाओ बेटा। अक्षय, धनश्री। यस सर, प्रोसीड करिए। ओके, लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे आप लोग? यस सर। ओके ओके, तो फिर भी मैं थोड़ा सा एक रिपीट कर देता हूँ लास्ट लेक्चर का, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ओके सर। ट्यूरिंग टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में 2 मिनट में एक बार प्रोसीड करता हूँ, फिर उसके बाद में। तो ट्यूरिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट थी उस समय पर, क्योंकि वो न्यू एआई की डिस्कवर था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो थिंक कर सकता है। ये सोच उस समय पर एलन ट्यूरिंग ने रखा था, ठीक है। उसी को हम लोगों ने बोला है कि ट्यूरिंग टेस्ट। द ट्यूरिंग टेस्ट इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डिटरमाइनिंग whether or not computer is capable of thinking like a human being। वो कंप्यूटर ह्यूमन की तरह थिंकिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये जो टेस्ट थी उसी को हमने ट्यूरिंग टेस्ट बोला गया है, यानी उस समय की टेस्ट को। द टेस्ट इज नेम आफ्टर द एलन ट्यूरिंग, द फाउंडर ऑफ द ट्यूरिंग टेस्ट एंड English computer scientist, cryptanalyst, mathematician, and theoretical biologist. Turing proposed that the computer can be said to process artificial intelligence if it can mimic the human response under the specific condition। मिमिक का मतलब क्या होता है? बिहेवियर, उसकी नकल करना, कि ह्यूमन की तरह नकल करना। मिमिक द ह्यूमन रिस्पॉन्स अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। The original Turing test required 3 terminals, each of which is physically separated from the other 2 rooms, and one terminal is operated by a computer while the other 2 are operated by the humans. Okay. During the test, one of the human functions as the questioner, एक जो पर्सन है वो कुछ क्वेश्चंस कर रहा है उनको, while the second human and the other one is a computer functions are responded। और सेकंड जो पर्सन है वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, और एक थर्ड जो है वहां पर ऐसी रूम है, वहां पर कंप्यूटर रखा हुआ है, बट उस कंप्यूटर पे ह्यूमन नहीं है वहां पर सिटिंग में, और सिर्फ कंप्यूटर है। द क्वेश्चनर्स इंट्रोगेटेड द रिस्पॉन्डेड विद इन अ स्पेसिफिक subject area using a specified format and the contest after a preset length of the time or number of questions or questioners is taken asked to decide which respond was human and which was a computer। तो उसको वो नहीं समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्ड ह्यूमन कर रहा है या कंप्यूटर कर रहा है, बिकॉज वो एक अलग रूम में बैठा हुआ है और उसको ये नहीं पता है कि वहां पर ह्यूमन है या नहीं है, और वो सिर्फ उनके रिस्पॉन्स को सही तरीके से मॉनिटर कर रहा है, और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो ह्यूमन है या नहीं। और जब उसको ये बात पता चल गई कि यहाँ पर दोनों साइड में भी ह्यूमन ही बैठे हुए थे, उन्होंने ही मुझे रिस्पॉन्ड किया है, तो वो दोनों को भी अगर इक्वल मार्क देता है, तो यहाँ पर ये बात प्रूव हो जाती है कि मशीन कैन थिंक। यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि मशीन सोच सकती है, मशीन कैन like a mimic human responses। What is this point?
The test is repeated many times. If the questioner make the correct determination in half of the test run or less, the computer is considered to have artificial intelligence because the questioners regard it as just as the human respondent. तो इस तरीके से उस समय पर ट्यूरिंग टेस्ट को प्रेजेंट किया गया था, टेस्ट किया गया था। सेम लाइक दिस इमेज कि 2 पर्सन जो है अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं और एक रूम में दिया हुआ है कि सिर्फ कंप्यूटर रखा हुआ है, बट ये जो इंट्रोगेटर है, क्वेश्चनर है, उसको ये पता नहीं कि कौन से कंप्यूटर में ह्यूमन बैठा हुआ है, कौन से रूम में कंप्यूटर को फिट किया हुआ है। तो यहाँ पर ए में, जैसे कि ए रूम में दिया हुआ है कि कंप्यूटर है, बी रूम में जो दिया हुआ है प्लेयर बी में वो ह्यूमन बैठा हुआ है, और ये जो डिटरमाइन कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि दोनों को क्वेश्चंस कर रहा है, तो इनके जो रिस्पॉन्स है वो अगर मान के चलो ह्यूमन जैसे ही है, तब ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि मशीन लाइक अ ह्यूमन थिंग। ठीक है, और हिस्टोरिकल उसकी कुछ पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ कि ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो मशीन दिख रही है, यही वो मशीन है जिसके ऊपर उन्होंने ये टेस्ट इसके ऊपर ही उसका टेस्ट उन्होंने किया था उस समय पर 1950 में। DSIR एस पिलॉट मॉडल NPL। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो हिस्टोरिकल कुछ डेटा हमको इसलिए स्टडी करना चाहिए कि जब भी आप लोग कभी रिसर्च पेपर्स को स्टडी करते हो या फिर रिसर्च के लिए आगे बढ़ते हो, तब ये चीज़ों का आपको बहुत इम्पोर्टेंस होता है और उस समय पर उस तरीके से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने 1-2 पेट एग्जाम दिए थे, तो उस पेट एग्जाम में हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि वो हम लोगों के पढ़ने में भले ही आए होंगे लेकिन उतना हमें याद नहीं रहता है कुछ समय पर, या ईयर याद नहीं रहता है, इनैक मशीन कब डेवलप हुई, इनैक मशीन कैसे काम करती है, या प्रिंटर के बारे में नहीं पता होता है। तो ये बहुत ही जनरल चीजें होती है जो बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, ताकि अगर इनकेस अगर आप लोगों के सामने ऐसी कोई क्यूज आ जाती है, वो क्यूज आपको सॉल्व करनी है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों को हिस्ट्री भी बताता हूँ कभी कभी। तो ये हिस्टोरिकल पिक्चर आप लोग देख रहे हो जहां पर एलन ट्यूरिंग ने अपना प्रैक्टिकल, अपना टेस्ट किया था। देन आज हम पढ़ेंगे एआई के प्रॉब्लम्स। ठीक है, द एआई के कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, एआई के प्रॉब्लम्स मतलब क्या है, एआई के टेक्निक्स मतलब क्या है, ये हम लोगों को एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टडी करना है। सो दिस लिस्ट इज द lack of technical knowledge, the price factor, data acquisition of storage, rare and expensive workforce, issues of responsibility, ethical challenge, lack of computation speed, legal challenges, AI meet and expectation, difficulty of accessing vendor। तो ये सभी क्या है, एआई के प्रॉब्लम्स है। एआई के प्रॉब्लम्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कौन यूज कर रहा है, ह्यूमन यूज नहीं कर रहा है। ह्यूमन तो अपना नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज करता है, लेकिन ह्यूमन ने जो मशीन्स बनाई हैं, जो हार्डवेयर बनाया है, उस हार्डवेयर में हमने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किए हैं कि मशीन उसके जैसे काम करे। लेकिन वो जब ह्यूमन की तरह से काम करता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज अगर उसको नहीं है, टेक्निकल मतलब उसके पास एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर के पास एक प्रोग्राम है, लेकिन वो जो प्रोग्राम्स है वो तभी काम करेंगे जब उसके पास उस तरीके से कमांड आएंगी। बराबर है, आप लोग सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में कोई भी कंपाइलर में कुछ भी नहीं लिख सकते। आप लोगों को वही फंक्शंस को अप्लाई करना पड़ता है जो फंक्शंस उनके लाइब्रेरी में ऑलरेडी सेव है, इनबिल्ट है उनके लाइब्रेरी में। मान के चलो सी में आप लोगों ने लिखा प्रिंट एफ, तो वो प्रिंट एफ नहीं करेगा, सॉरी सी आउट लिखा तो वो प्रिंट नहीं करेगा, जबकि सी प्लस प्लस में हम लोग सी आउट लिखते हैं प्रिंट के लिए, जावा में कुछ और लिखते हैं, पीएचपी लैंग्वेज में इको नाम का एक फंक्शन होता है जिससे आपकी लाइन प्रिंट हो जाती है। तो दैट इज द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स की बात कर रहे हो,
तो आप लोगों को सभी तरीके से सोचना पड़ता है कि कौन सा पर्सन उसको कैसे क्वेश्चन कर सकता है, किस तरीके से वो उसको सोचता है और किस तरीके से वो उसको क्वेश्चन कर सकता है। आप लोगों ने इसके पहले भी देखा है कि बॉट बॉट मतलब क्या होता है कि रोबोट। रोबोट टेक्निकली काम कैसे करता है, रोबोट को हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको वो कैसे फॉलो कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि उसके पास किस तरीके से प्रोग्राम्स अवेलेबल है और वो रोबोट किस चीज के लिए काम करता है। मान के चलो एक प्रिंटर है, प्रिंटर को अगर हमने लोगों ने बोला कि ये रोबोट है, ये प्रिंट करने का काम करता है, इसमें पेज इंसर्ट करो, कमांड दे दो प्रिंट की, तो वो प्रिंट करता है। इसमें एक पेज डाल दो और उसमें डाल दो कि टू प्रिंट, तो वो टू प्रिंट करेगा। अगर 10 प्रिंट का कमांड दे दो तो 10 टाइम प्रिंट्स करेगा। तो ये क्या हो गया कि वो एक मशीन है, वो उसी तरीके से काम कर रही है, लेकिन वो अपने आप पेपर नहीं ले सकता है। बराबर है। पेपर हमको जहां पर पेपर का डेक है वहां पर पेपर्स इंसर्ट करने पड़ेंगे। इस तरीके से बहुत सारे एआई के प्रॉब्लम्स होते हैं और इस प्रॉब्लम को अलग अलग टेक्निक से सर्च सॉल्व किया जाता है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज क्या क्या होता है, टू इंटीग्रेट द डिप्लॉय एंड इम्प्लीमेंट AI application in the enterprise, the organization must have the knowledge of the current AI advancement and technology as well as its shortcoming. The lack of technical know how the handling the adaptation of this nice domain in most of the organization. Only 6% enterprise currently having a smooth ride adopting AI technologies. Enterprise require a specialist to identify the roadblocks in the deployment process. Skill the human resources would also help the teamwork with return on the tracking of adopting the artificial intelligence and machine learning solutions. तो नंबर ऑफ ये जो है हमारा लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जिसमें नंबर ऑफ एंटरप्राइज जो है या फिर 6% एंटरप्राइज है करंटली वो उसको यूज कर रही है स्मूथली, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज है जहां पर वो काम नहीं करता है। मान के चलो आप लोग अमेजोन का यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट का यूज कर रहे हो, वहां पर भी आप लोग देखते हो कि परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है। परचेसिंग में क्या करते हो आप लोग की बकेट में कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोग डाल देते हो, जैसे कि आपको कुछ चीजें खरीदनी है, ग्रोसरी अगर आपको खरीदनी है तो आप लोग क्या करते हो उसको बकेट में डाल देते हो और फिर बकेट से आप लोग उसको ले करके नंबर ऑफ बकेट्स में डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स में वहां से परचेस कर सकते हो। तो कुछ चीजें कैसी स्मूथली होती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है डिफरेंट्स। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हो तो कहीं कहीं पे वो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल चीजें हो सकती है कि उस सिस्टम को वो सब की जानकारी नहीं है, तो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज हो सकता है। देन द price factor, small and mid-size organization struggle a lot when it comes to adopting the AI technologies as it is Sir, costly affair. Yes. Yes. sir, screen is not visible. Okay, okay, okay. Screen is not visible. 1 second. अभी दिख रही है स्क्रीन? यस। Yes, sir. तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, द प्राइस फैक्टर, डेटा एक्वाइजिशन, स्टोरेज, तो इनको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। Again I will repeat same, the lack of technical knowledge. To integrate, deploy and implement AI application in the enterprise, the organization must have the knowledge of the current AI advancement and technologies as well as its shortcoming. The lack of technical knowledge how is hindering the adaptation of this nice domain in most of the organization.
only 6% enterprise currently having a smooth ride adopting AI technologies. Enterprise मतलब क्या है? जो business वाले हैं, okay? Enterprise require a specialist to identify the roadblocks in the deployment process. Skilled human resources would also help the teamwork with return on the tracking of adaptation, artificial intelligence, machine learning, different type of solutions. Okay, तो जो भी है मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर अडॉप्ट करते हैं या यूज करते हैं तो उनको काम करते समय पर बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं। लैक ऑफ टेक्निकल के वजह से भी उनका प्रोग्रेस जो है धीरे धीरे हो जाता है, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बहुत अच्छे से टैकल कर लिया है तो उसका स्मूथनेस बहुत अच्छा है, उनका वर्किंग बहुत अच्छा है। जैसे कि अमेजोन पे आप लोग देखो, जब भी जाते हो तो उनका एंटरप्राइज जो हो रहा है या उनका बिजनेस हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा एप्लीकेशन मार्केटिंग। एप्लीकेशन मार्केटिंग क्या होता है कि आप लोग जो भी ब्लॉग लिखते हैं, जो भी ऑथर्स ब्लॉग लिखते हैं, उनके ब्लॉग के साइड में यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड में भी उनके जो कंटेंट्स होते हैं, यानी कि मार्केटिंग होती है, अमेजोन के प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। और जैसे ही हम लोग ब्लॉग को स्टडी करते हैं या ब्लॉग को रीड करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि उसके बाजू में ही कुछ एडवर्टाइज दिख रही है और आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर देते हो। सेम थिंग अगर हम लोग वहां पर क्लिक करते तो कहाँ पर चले जाते हैं? लिंक टू ओपन द अमेजोन साइट, बराबर है। वो जो लिंक होती है वो सीधा सीधा अमेजोन साइट को ओपन करती है और हमारा जो ब्लॉग है वो साइड में रह जाता है और हम लोग आर्टिफिशियली कहाँ चले गए? अमेजोन साइट पे चले गए। और अमेजोन साइट पे फिर देखते 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 वो इतना बड़ा समुंदर है कि बहुत सारे हमारे चॉइसेबल जो चीजें होती है वहां पर मिलती है, तो हम लोग उसमें चले जाते हैं। यानी कि वो खरीदने के लिए वो कहाँ कहाँ से अप्रोच कर रहा है? अलग अलग साइट से, जबकि वो उसकी साइट नहीं भी थी, अलग से हम लोग ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपना बिजनेस किस तरीके से बढ़ाया जाता है वो उसके ऊपर देखते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा काम नहीं करते। जैसे कि कुछ कुछ कॉलेजेस ने अपने अगर कुछ वीडियो डाल दिया तो वो लोग ऐसे एफिलिएशन मार्केटिंग में नहीं जाते, उनकी पर्टिकुलर कुछ साइड होती है। आईआईटी कॉलेज की वीडियो आपको देखना है या एनपीटीएल की वीडियो देखना है तो एनपीटीएल उस तरीके से काम नहीं करती है। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इशू हो सकते हैं जिससे हम लोग स्मूथली नहीं जा रहे हैं, और इसी चीज को हम लोगों को टैकल करना है कि इससे हम लोग कैसे और स्मूथली जाए, किस तरीके से हमारा वर्क स्मूथली हो। Then price factor. Small and mid-sized organizations struggle a lot when it comes to adopting AI technologies. And it is a costly affair. Even big firms like Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon allocate a separate budget of adopting and implementing the AI technologies. तो सेकंड थिंग में भी वही एग्जांपल्स आप लोगों को दिख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर कंपनीज है जो इनको वो अडॉप्ट कर रहे हैं। अब अडॉप्ट करना है मतलब वो टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि अमेजोन ने अपने AWS सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, जबकि वो एक डिफरेंट कंपनी थी, लेकिन अभी वो डिफरेंट नहीं रही है। वो अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाती है, खुद के सॉफ्टवेयर वो सेल करती है। AWS सर्विसेज को उन्होंने सेल करना चालू कर दिया है। तो या फिर उनके खुद के डोमेन्स आने लगे हैं, तो फ्यूचर में और उनकी जो भी प्लानिंग्स है उसके तरीके से वो ये टेक्नोलॉजीज को डे बाय डे अडॉप्ट करते हुए जा रहे हैं, देन इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ये सबके लिए प्राइस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस उतने बड़े बजट में नहीं काम कर सकती है। अगर फिर भी अगर उनको करना है तो उनको प्लानिंग करना पड़ेगा और उतना बड़ा बजट लेकर के चलना पड़ेगा। देन डेटा एक्विजिशन एंड स्टोरेज। वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम इज द डेटा एक्विजिशन एंड स्टोरेज। जैसे कि अमेजोन ने अपना AWS सर्विसेज चालू कर दिया है जिसमें क्लाउड के ऊपर सब कुछ काम होता है, स्टोरेज सिस्टम बहुत ज्यादा होता है। तो वो सब स्टोरेज सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उतना बड़ा जो कुछ भी उनको लगने वाला है, उतना बड़ा स्टोरेज सिस्टम लगने वाला है, डिवाइसेस लगने वाले हैं,
मैन पावर लगने वाले हैं वो उतना अडॉप्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. Then business of AI system depend on the sensor data as its input for validations of the AI and mountain of the sensor data is allocated. Irrelevant and noisy data sets may cause abstraction as they are hard to store the analyze. Okay. AI work best when it has a good amount of quality data available to it. The algorithm because strong and perform well as the relevant data grow. तो जो भी है यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से जो डेटा है वो एक्वाजिशन किया जाएगा, किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कैसे अडॉप्ट करेंगे, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये एआई टेक्नोलॉजीज को, उनका वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है. और वो किस तरीके से एडॉप्ट करेंगे उस चीज को, सही लेकर के गलत लेकर के, उसके हिसाब से वो अपना बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन रेयर एंड एक्सपेंसिव वर्कफोर्स. As mentioned above, the adaptation and development of AI technologies require specialists like data scientists, data engineer and other subject matter expert. जो उसके जो particular expert होंगे, that is the SME, subject matter expert. These experts are expensive and rare in the currently marketplace. Small and medium-sized enterprise fall short of their tight budget to bring the manpower according to the requirement of the project. Same thing कि यहाँ पर उनके पास अगर प्राइस फैक्टर नहीं है या वो सब ये डेटा एक्वाइजेशन एंड स्टोरेज सिस्टम करना चाहते, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर ये करना भी चाहते हैं तो उनके पास कौन कौन लोग होने चाहिए, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो मैन पावर उनके पास होना चाहिए. तब जाकर के वो इस तरीके से एआई के जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन इश्यूज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. The implementation of the AI applications come with a great responsibility. Any specific individual must bear the burden of any sort of hardware malfunctions. Earlier, it was relatively easy to determine whether an incident was the result of action of user, developer, and manufacturer. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी एप्लीकेशंस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेटिविटीज, देन उसके एक्शंस, डेवलपर, मैन्युफैक्चरर्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो इश्यूज आते हैं वो भी उनको टैकल करने पड़ते हैं. देन इथिकल चैलेंजेस मतलब क्या होते हैं कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. ये सभी रूल रेगुलेशंस जो होते हैं वर्ल्ड वाइड, अगर उसके अलग अलग सिस्टम्स है उसके हिसाब से इथिकल चैलेंजेस हो सकते हैं. वन ऑफ द मेजर एआई प्रॉब्लम दैट आर एड बी tackle are the ethics and morality. They way how to developer are technically grooming the AI bots. Okay, bots matlab robots, AI bots to perfection where it can be curiously imitate human conversation, making it increasingly though to spot the difference between the machine and real customer services respectively. Artificial intelligence algorithm predict the based on that training give to it. The algorithm will label things as per the assumption of data it is trained on. Hence, it will be simply ignore the correctness of the data. For example, if the algorithm is trained on the data that reflect the racism and sexism, okay, the result of the prediction will mirror back it instead of the correcting it automatically. यहाँ पर सिंपली क्या बोला गया है कि जो भी हमारे इथिकल चैलेंजेस होते हैं वो भी हमें टैकल करने पड़ते हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज कि एआई बोट वहां पर काम कर रहा है. बॉट मतलब रोबोट काम कर रहा है. आप लोग अगर कोई लोन सिस्टम के बारे में कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोन के जो भी एप्स है आजकल बजाज फाइनेंस के आप ऐप यूज करते होंगे,
उसमें आप लोग अगर लोन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाती है, और साथ ही साथ नीचे और एक मैसेज आता है एनी हेल्प। आप लोगों ने फिर से कुछ क्वेश्चन किया तो उसका आंसर मिलता है। लेकिन ये सब कौन दे रहा है आंसर, जबकि आप लोग 24 आवर्स आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो ये होता है रोबोट होता है, जबकि वहां से ह्यूमन कोई भी आंसरिंग नहीं करता है। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस है वो उनको पता है, वो बॉट को पता है, और बॉट उससे रिलेटेड कुछ आंसरिंग कर रहा है। मान के चलो आपने उसके अलावा अगर कुछ और चीजों की इंफॉर्मेशन मांगी, तब जाके बॉट वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और बॉट अगर वो प्रोवाइड करता है गलत तरीके से, तो वो फिर कुछ मॉर्टेलिटी में इथिकल चैलेंजेस वहां पर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज दिस पॉइंट? यस, समझ रहा है आप लोगों को? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? यस। हाँ Yes, सर। sir. ये नोट्स भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। लैक ऑफ कंप्यूटेशनल स्पीड अब डिपेंड करता है कि जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी जो कंप्यूटेशनल स्पीड है वो कैसी रहनी चाहिए। AI, machine learning, and deep learning solution require a high degree of computational speed offered only by the high-end processor। हम लोग बेसिकली सिंपली कि एक ही कंप्यूटर यूज करते हैं, बट वो i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड अगर कोई चीज हो रही है तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, कंप्यूटेशनल स्पीड का। अगर कोई साइड आप लोगों की स्लो चल रही है तो हम लोग सीधा उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्ड यूज कर लेते कि ये साइड काम नहीं कर रही है, बहुत स्पीड स्लो चल रहा है, नहीं क्या, तो गॉसिप करना चालू हो जाता है। साथ ही साथ अगर मान के चलो अमेजोन जैसी साइड है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साइट्स अगर स्लो चलते हैं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं गॉसिप होगा कि ये बराबर काम नहीं कर रहा है। और जो भी आप लोग परचेस कर रहे हो या फिर पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो फिर ये ऑटोमेटिक में अगर उसका स्पीड मेंटेन नहीं रहा, इंटरनेट का स्पीड उनका मेंटेन नहीं रहा, स्टोरिंग का जो भी है, सर्चिंग का अगर स्पीड मेंटेन नहीं रहा, तो वो जो सिस्टम है वो क्या हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी, वो काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्यूटेशन स्पीड होना चाहिए। तो लैक ऑफ कंप्यूटेशन स्पीड ये भी एआई के प्रॉब्लम्स है। लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट एंड प्राइसिंग द एसोसिएशन विद दिस प्रोसेसर हैज बिकम hindrance in their general adaptation of the AI technology. In this scenario, cloud computing environment and multiple processors running in the parallel offer a potent alternative to cater to these computational requirements। सबसे important क्या है कि computational जो हो रहा है, compute हो रहा है कोई चीज, उसकी टेक्नोलॉजीज को हमको बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, और वो उस समय पर प्रॉपर काम करनी चाहिए। ओके। देन लीगल चैलेंजेस। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी प्रोडक्शन को या जो भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो उसके लीगल्स भी, जैसे कि इथिकल चैलेंज होते हैं वैसे लीगल चैलेंजेस भी होते हैं। एंड एआई एप्लीकेशन विद द awareness algorithm and data governance can be causal the legal challenges for the company. This is it again one of the biggest artificial intelligence problem that a developer face in the real world. Flow the problem that developer flow the algorithm made with the inappropriate set of the data can leave the causal dent in the organization profit. ओके। तो जो भी लीगल चैलेंजेस होते हैं, बिग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम डेवलपर फेस जो भी होते हैं, वो सभी भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एआई के प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग बॉट के साथ काम कर रहे हैं या फिर आर्टिफिशियली काम हो रहा है, तो उसके कुछ लीगल ऑथेंटिकेशंस हमारे पास में होने चाहिए। देन एआई मिथ एंड एक्सपेक्टेशन। एआई के बारे में बहुत सारी मिथ होती है कि एआई ऐसा काम कर सकता है, एआई गलत भी काम कर सकता है। तो ये मिथ भी इम्पोर्टेंट है कि ये भी हमारे प्रॉब्लम्स है। देर आर क्वाइट discrepancy between the actual potential of the AI system and expectations of this generation. Media says artificial intelligence with its cognitive कैपेबिलिटी विथ रिप्लेस द ह्यूमन जॉब। तो एआई के लिए तो सबसे बड़ा मीथ यही है कि फ्यूचर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा
तो सबसे पहले ह्यूमन के जॉब्स धीरे 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 कम हो जाएंगे। मान के चलो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और यही वीडियोस मैंने आप लोगों को कल से दिखाना चालू कर दिया, तो क्या होगा कि नॉर्मल जो भी पर्सन है वो जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज नहीं भी है, वो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बोलेंगे कि ये वीडियो देखना चालू कर दो। क्या हो जाएगा, मेरी जगह कोई और पर्सन आ जाएगा, मेरी जगह एक ही आदमी आप लोगों को सभी लेक्चर्स पढ़ाना चालू कर देगा। तो ये एक मिथ है, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो वो उस समय पर वो वीडियो आपको वो आंसर नहीं दे पाएगा। ओके, हाउएवर द आईटी इंडस्ट्री हैज अ challenges on their hands to address this lofty expectation by accurately conveying that AI is just a tool that can operate only with the intelligence of the human brain. AI can definitely boost the outcome of something that will replace the human roles like automation of routine or common work, optimization of every industrial work, data driven predictions, etc. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे काम करता है, मगर ह्यूमन उससे ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करके उसको खुद को उसने डेवलप किया है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एआई से, बट एआई भी हमारे लिए एक्सपर्ट होते जा रहा है, क्योंकि वो नेचुरली काम करने के लिए हम लोग उसको इम्प्लीमेंट और डिस्कवर उसमें करते जा रहे हैं। फिर भी ये एक मिथ है कि एआई आ जाएगा तो ह्यूमन के जॉब्स चले जाएंगे, ये एक मिथ हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती है लोगों की। यस, व्हाट इज दिस पॉइंट? यस, यस, ये जो टेक्नोलॉजीज है इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने आज स्टडी किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने जो पढ़े वो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स को कम करके हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गुड तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चन? ओनली सिक्स No, फाइव sir. पीपल्स आर ज्वाइनिंग। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रॉपरली बताओ, क्योंकि मैं विजिबल नहीं हो पा रहा हूँ आपको, आप मुझे नहीं दिख रहे हो, बस मेरी आवाज आप लोगों तक Yes, पहुंचती sir. है। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि सबसे पहले जैसे जैसे आप लोगों को टाइम मिलता है कॉलेज में एक बार आओ, और जो जो बुक्स अवेलेबल है कॉलेज में वो आप लोग पहले उसको उठा लो, लाइब्रेरी से बोरो करो, और वो बुक्स में से ही आप लोगों को जितने भी हमारे यूनिट्स है वो बुक में दिए हुए हैं। बाकी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, पीपीटी के ऊपर जितना मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकता हूँ वो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लाइव एल्गोरिदम्स है वो लाइव मैं आप लोगों को क्लास में लेकर पढ़ाऊंगा। लाइव मतलब सॉल्व करके डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, जो थेरोटिकली जो चीज है वो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और वो एक बार मैं सेंड भी कर दूंगा प्रॉपरली। तो एक बार वो कंटिन्यूली अगर आप पढ़ना चालू कर दोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, साथ ही साथ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल्स है, तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा सर्च करके देखना चालू करो। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम होंगी या नहीं होंगी इसके बारे में मत सोचना, आप यही कंसिडर करके चलो कि एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाली है, क्योंकि 2 साल हो गए कंटिन्यूसली ऑनलाइन एग्जाम हो रही है। और अगर ये कोविड का थोड़ा सा रुक गया तो हो सकता है फिजिकली आप लोग कॉलेज में प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा आप लोगों को, और ये 2-3 महीने के बाद में एग्जाम होंगी वो ऑफलाइन हो सकती है। इसलिए अभी तक जो फायदा आपको ऑनलाइन का मिला है वो नेक्स्ट इसमें मिलेगा ये नहीं पता आपको। तो अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूली सेम जारी रखना है आप लोगों को, और इस तरीके से अगर प्रेजेंट ही रहेंगी रोज, ठीक है, तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा जो प्रेजेंट नहीं है। सेकंड थिंग है कि कल का जो प्रोग्राम है उसके लिए आप रजिस्टर हो गए सभी लोग? यस, Yes, sir. ओके, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत फ्यूचर में उसका बूम है अभी सेल्स फोर्स का, तो वो प्रॉपरली अगर अटेंड करोगे तो उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ लेक्चर। ओके, थैंक यू। Okay, sir. ओके, इफ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कर दे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ताकि मैं कुछ और चीज़ों को
किस तरीके से पढ़ाना है Yes, वो sir. भी मैं अपना चेंज कर सकता हूँ। बोलो यस, किसी से बात करनी है, किसी को पूछना है कुछ? Yes, sir. बोलो बेटा। ओके।